बच्चों, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। इनका साहित्यिक परिचय, इनकी कृतियाँ और उसके पूर्व इनका सूक्ष्म जीवन परिचय भी हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य के विषय में विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। मैथिली शरण गुप्त की बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति के कारण इनके पिता ने इन्हें काव्य रचना हेतु प्रेरित किया। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करने लगे। आचार्य महावीर प्रसाद जी के संपर्क में आने के पश्चात उन्हें प्रेरणा मिली और काव्य धारा इनकी समृद्ध होने लगी। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर स्पष्ट रूप से मुखरित हुआ। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा से अभिहित कर दिया। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते थे। आचार्य द्विवेदी जी के संपर्क में होने के कारण इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित इनकी पुस्तक भारत भारती के पश्चात इन्हें ख्याति प्राप्त होना प्रारंभ हो गए। यही कारण है इसी पुस्तक ने राष्ट्रीय कवि के रूप में इन्हें विख्यात कर दिया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को भारत भारती के साथ गुप्त जी परलोक को सिधार गए। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। पहली अनूदित, दूसरी मौलिक। इनका साहित्य विशाल और विषय क्षेत्र विस्तृत है। इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक रचनाएं कौन सी हैं और अनूदित रचनाएं कौन सी हैं, बहुत पूछी गई हैं। ध्यान से आइए पढ़ते हैं। भारत भारती यह मौलिक रचना है इनकी। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं लिखी गई हैं। साकेत श्री रामचरितमानस के उपरांत हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही है। यशोधरा, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य के आधार को मानते हुए यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार मान लिया और इन्होंने इस काव्य का सृजन कर दिया। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनघ, पंचवटी, द्वापर, नहुष, पृथ्वी पुत्र, प्रदक्षिणा आदि हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्र संहार। वृत्र संहार एक राक्षस था, वृत्रासुर जिसका नाम था, उसका संहार आदि इनकी अनूदित रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा, अनूदित रचनाओं में 3 रचनाएं: प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्र संहार आदि। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्ति कथन का रूखापन है। पद्य में कहीं इनकी कहानियों में भावात्मक सरसता का अभाव है। भारत भारती आदि प्रारंभिक रचनाएं ऐसी ही हैं। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में लाक्षणिक वैचित्र्य और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई है। गुप्त जी का झुकाव भी गीति काव्य की ओर हुआ। प्रबंध के भीतर ही गीति काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसी उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य में प्रधान विशेषता यह है कि गीति काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उनमें सरसता आ गई।
परंतु प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा उनके द्वारा नहीं की गई। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ ही इनकी भाषा लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों की प्रधानता को व्यक्त करती है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती के अंतर्गत, भारत भारती रचना के अंतर्गत भारतीय संस्कृति प्रेरणाप्रद स्वरूप को, भारतीय संस्कृति के प्रेरणात्मक स्वरूप को उन्होंने बताया है। कुछ पंक्तियां इसकी देखो। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत भारती में इन्होंने यह पंक्ति उद्धृत की है। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया था, वह उस आर्य समाज का प्रभाव भी इन पर पड़ा। अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से न लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। ये अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के द्वारा मानववादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से अपनाते हैं। गुप्त जी की चरित्र कल्पना, गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव हैं, उनमें देव और दानव प्रदाप भी नहीं। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे इनके पात्र हैं। इसलिए वे जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत में राम को इन्होंने ईश्वर मानते हुए तुलसी की भांति आराध्य होकर हमारे बीच एक वो व्यक्ति के रूप में लाए गए हैं। तुलसी के द्वारा आराध्य तो हैं, परंतु ईश्वर के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में राम का इन्होंने चित्रण किया है। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, विद्रता, रानत कदे आदि रानियां आदि महिला चरित्र जितना आया, इनके सम्मुख गुप्त जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक कारुणिक रूप में उनका चित्रण किया। गुप्त जी की भाव व्यंजना में सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूतियों के दर्शन होते हैं। इन्होंने कल्पना का आशय तो लिया है, परंतु इनके भाव कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा में इतनी सुंदर भाव व्यंजना देखने को मिलती है कि श्रोता स्वतः जीवन की गंभीर अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं। सरल, शुद्ध, परिष्कृत खड़ी बोली के कवित्व को धारण करने वाले ब्रज भाषा के अंतर्गत उन्होंने जो स्थान प्राप्त किया, उसे समर्थ काव्य सिद्ध करते हुए इन्होंने अपने काव्यों का सृजन किया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से इनके काव्य की भाषा और जीवंत हो उठी। प्राचीन एवं नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी के काव्यों में भाव सौंदर्य वर्धक स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ते हैं। सादृश्य मूलक अलंकार उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। सभी प्रकार के प्रचलित छंदों जैसे मंदाक्रांता, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित आदि छंदों में इन्होंने काव्य की रचना की। गुप्त जी युगीन चेतना और विकसित होते हुए युगीन चेतना को और अधिक विकसित करते हुए
उसके प्रति सदैव सजग थे। इनकी स्पष्ट झलक इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी की धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस से हटाकर राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा में बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही मिला।